हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 का ये सेकंड टॉपिक है हमारा, जो केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ हमको एसिड्स के प्रॉपर्टीज, फिर बेस के प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, फिर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, उनके प्रॉपर्टीज, उनका यूजेस, ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड्स। तो एसिड्स स्टार्ट करने से पहले वी फर्स्ट नो अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स, how we will identify the given substance in acid. For this we have to use indicators. First we have to know about the indicators. तो indicators, what are indicators? तो indicators होते क्या है, किसको हम लोग indicators कहते हैं? तो indicators क्या है कि indicators जो हमारे हैं, an indicator is a dye that changes color when it put into acids or a base. It tells us whether the substance we are testing is an acid or base by change in color. So it is a dye which is used to identify the given substance is acid or base. Indicators क्या है? तो indicators हमारा एक substance है जो तुमको identify करके बताएगा तो जो given substance है वो acid है या base। ये हमारे indicators होते हैं। There are different types of indicators. Some natural indicators, some are synthetic indicators. In natural indicators, we discussed about and litmus and how litmus is used to identify the given substance as an acid or base. So three common indicators which we are discussing here, that is the first one is litmus, second one is methyl orange, and the third one is phenolphthalein. Now started with the litmus. Litmus is a natural indicator. First, what is litmus? Litmus is a natural indicator. What is litmus? Litmus is a natural indicator and its solution is purple. What is its solution? Its solution is purple. Naturally, it is found in purple color. Naturally, it is found in purple color and it is obtained from a lichen plants and it turns red in acidic solution. That is important. It turns red in acidic solution. यानी कि ये एसिड में कलर बदल लेता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझने के लिए यहाँ पे कलर भी डिस्कशन कर दिया गया है। जो आप नोट्स बनाओगे तो टॉपिक वाइज आपको ये जो दिया जा रहा है स्लाइड में जो भी दिए जा रहे हैं डेफिनेशंस, तो ये आप क्या करो, कॉपी किताब पहले कॉपी कलम निकालो। कॉपी कलम निकालने के बाद सारे पॉइंट्स को आप लिख लो और उसके बाद मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा रिएक्शंस के साथ। जहाँ पे रिएक्शंस की जरूरत होगी वहाँ रिएक्शंस के द्वारा समझ सकते हो। तो यहाँ आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ कलर्स का इस्तेमाल किया है। जैसे लिटमस का कलर जो नेचुरली होता है वो पर्पल होता है, फिर वो रेड में बदलता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ देख रहे हो कि रेड कलर शो कर रहा, फिर ब्लू बदलता है, ब्लू चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है ब्लू? तो ब्लू चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये हमारा लिटमस है। लिटमस एक प्लांट से ऑब्टेन होता है। उस प्लांट को हम लोग कहते हैं, एक लाइचन प्लांट है। जहाँ पे आप यह देख पा रहे हो कि इस प्लांट्स के बारे में कि लिटमस जो होता है वो आपका एक लाइचन प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो यही वो प्लांट है जहाँ से आपका लिटमस ऑब्टेन होता है। दिस इज द प्लांट। तो ये हमारा क्या हो गया, लिटमस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग लिटमस के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट methyl orange. Methyl orange is a synthetic indicator. It is not natural indicator and its original color is orange. Here you can see the color of this, that is the methyl orange. This is methyl orange and its color is orange, but it gives red in acidic solution. It changes red in acidic solution. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर है वो बदल जाता है आपको रेड में। फिर बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो अल्कली यानी कि येलो हो जाता है।
तो बेसिक सोल्यूशन का कलर क्या होगा, येलो होगा। व्हाट इज द कलर इन बेसिक सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन का कलर क्या होगा, येलो होगा। इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि इस फिगर में कि एसिड में ये जो था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ओरिजिनल कलर इसका मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज था, तो ये आपको कन्वर्ट हो चुका है रेड कलर में। फिर उसके बाद जब हम लोग इसको बेसिस में टेस्ट किए तो बेसिस में इसका जो और बेसिस में जो इसका कलर था वो येलो हो चुका है, तो इसका कलर बेस में क्या होगा, येलो होगा। और मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली किस कलर का होता है, यानी कि नेचुरली इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से फिगर के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो विजुअल फिगर्स होते हैं उससे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने कोशिश करा है कि जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना हो विजुअल के द्वारा समझाना हो, फिर पिक्चर्स के द्वारा समझाना हो, पिक्चर से आप आसानी से समझ पाओगे। मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में, आगे और भी इंजॉय करोगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग तो वीडियो कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू देखते रहना है। और कॉपी में क्या करना है कि यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नोट्स आप लिखोगे, फुल डिटेल में आपको एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है वो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है वो हमारा देखना है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर जिसको हम लोग को पढ़ना है वो हमारा क्या है, वो फेनोल्फैथलीन इंडिकेटर है। तो व्हाट इज इट्स कलर इन नेचुरल फॉर्म, इसका नेचुरली इसका कलर क्या होता है, तो नेचुरली इसका कलर होता है वो ये कलरलेस होता है। तो यहाँ फिगर में देख पा रहे हो कि फिगर जो हमारा यहाँ पे दिख पा रहा है होगा कि नेचुरली फेनोल्फैथलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। तो दिस इज द साइन, ये हम देख पा रहे हैं कि ये इसका कलर क्या है, कलरलेस है। यानी कि नेचुरली इसका कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट अगर इसको हम चेंज करते हैं, यानी कि एसिड में इसका कलर देखते हैं कि एसिड में इसका कलर कैसा होता है, कि एसिड में ये कैसा कलर शो करता है। तो एसिड में इसका जो कलर होता है वो कलरलेस ही होता है। और जो हमारा बेस होता है उसमें इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो बेस में देख पा रहे हो कि ये जो कलर है, बेस में ये जो कलर आप देख पा रहे हो कि ये हमारा कलर क्या है, पिंक है। ठीक है, तो बेस में ये हमारा कलर क्या बता रहा है, पिंक बता रहा है। तो पिंक हो जा रहा है और नेचुरली कैसा कलर है, ये कलरलेस है। तो फिगर से समझ में आ रहा होगा कि कलरलेस हमारा क्या है और पिंक हमारा क्या है। तो फेनोल्फैथलीन ओरिजिनली नेचुरली वो कलरलेस होता है। एसिड में डालो फिर भी कलरलेस होगा, बेस में डालो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उस इंडिकेटर को कहते हैं जहां ये क्या करता है, स्मेल में चेंजेस करता है। यानी कि थ्रू दिस इंडिकेटर यू कैन आइडेंटिफाई बाय द स्मेल द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आप देख पा रहे हो कि ऑनियन और वेनिला हमारा एक एग्जांपल है, जहाँ जो हमको बताएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेस। तो कैसे बताएगा हमको, तो उसके लिए हमको स्मेल करना पड़ेगा। जब हम एसिड डालेंगे और बेस डालेंगे तो स्मेल में चेंजेस आएगा। तो ऑनियन का अपना एक स्मेल होता है, अगर स्मेल में चेंजेस आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि या तो ये एसिड है या तो बेस है इसमें डाला हुआ। फिर वेनिला में भी ऐसा ही होता है, उसका अपना एक स्मेल होता है, उसमें अपना एक फ्रेग्रेंस होता है। अगर आप एसिड या बेस डालोगे तो वो अपने कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो जैसे आप यहाँ फिगर में देखो कि ऑनियन है, ऑनियन जब एसिड उसमें डालोगे तो वो अपने स्मेल में कोई चेंजेस नहीं करेगा, देयर इज अ नो चेंज इन द स्मेल। ऑनियन का एक अपना स्मेल होता है, तो उसमें स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होगा, स्मेल में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे, बेस डालने पे क्या होगा, इसका लूजेस इट्स स्मेल, इसके स्मेल में चेंजेस आ जाएंगे। तो जो स्मेल था वो बदल जाएगा। अगर बदल गया तो समझ जाना कि बेस है। अब कोई सब्सटेंस लिए हमको पता करना है कि एसिड है या बेस, ऑनियन लो, ऑनियन में उस पर डालो, अगर स्मेल चेंज हो गया तो बेस है, यानी कि स्मेल वो चला गया तो वो बेस होगा। स्मेल है ही तो वो क्या होगा, एसिड होगा। नेक्स्ट हमारा वेनिला है। सब आइसक्रीम तो खाए होंगे, तो आइसक्रीम में हम लोग वेनिला फ्लेवर देखते हैं या केक्स में हम लोग वेनिला फ्लेवर देखते हैं, तो उसका अपना एक स्मेल होता है। इसमें भी वही काम होगा कि एसिड में जैसे ही हम एसिड उस वेनिला में डालेंगे तो वो अपने स्मेल को खोता नहीं है, स्मेल रिटेन होता है। ठीक है,
अगर वो स्मेल खो नहीं रहा है, स्मेल जैसा था वैसा ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एसिड होगा। नेक्स्ट, अगर ये अपने स्मेल को लूज कर देता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक बेस है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में, जहाँ हम लोग नेचुरल सिंथेटिक की बात करें और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात कर लिए। अब हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा एसिड है। तो अब हम जान चुके हैं कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस बाय डिफरेंट इंडिकेटर्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट एसिड। व्हाट इज एन एसिड? एसिड है क्या? तो एसिड की बात करें तो एसिड हमारा क्या है? तो एसिड जो हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है, या उसको हम लोग जनरल वे में कहें कि जिसका सावर इन टेस्ट हो, और वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे, और उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सावर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, एसिड होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी स्लाइड्स में आ रहा है वो आप नोट करते जाओ, कॉपी ले करके एक पेन ले लो और कॉपी ले लो। जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, वो स्लाइड्स में आप जो देख पा रहे हो उसको या तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो उसको कॉपी में लिख लो। तो उसके लिए आप क्या होगा, एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि आप फ्यूचर में किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो तो नोट्स आपको काम आए। अब एसिड्स को हम लोग दो तरह से देखते हैं कि इसका जो एसिड्स होता है वो दो तरह का होता है, हम कह सकते हैं। तो एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, कहाँ से आता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है इसका ऑर्गेनिक एसिड का? तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड्स। और ये जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक वीक एसिड्स होते हैं। दे आर वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, यानी कि ये एडिबल होता है। यू कैन यूज इन ईटिंग पर्पस, ईटिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जो भी आप खट्टा सामान खाते हो उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जो आप मिल्क खाते हो, जो दही खाते हो, ठीक है, उसमें आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट रहेगा, लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमारा क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है टोमेटो में। और फॉर्मिक एसिड, तो ये सारे जो एसिड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि सब सारे एसिड जो है वो कहाँ से आता है, प्लांट्स और एनिमल से आता है। नेक्स्ट, और ये वीक एसिड होता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्लांट्स एनिमल से आया। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एडिबल एसिड्स जिसमें एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स, और ये क्या होंगे, वीक वीक एसिड्स होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड होता क्या है, व्हाट आर मिनरल एसिड्स? तो मिनरल एसिड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो मिनरल्स से बनते हैं, अर्थ में बनते हैं। तो एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। और ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स में? इसमें आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। और ये सारे एसिड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बोनिक एसिड्स, दीज आर मिनरल एसिड। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ से आप इसमें नोट कर लो फॉर्मूला और साथ साथ उसका नाम, ठीक है, कैटेगराइज करके कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक एसिड होगा, इसको आप नोट कर लेना कि कौन सा वीक एसिड आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr होता है, हाइड्रोइक एसिड HI होता है, ठीक है, क्लोरिक एसिड्स HClO3 होता है। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। फिर नीचे आप यहाँ देख लो कि ये आपका जो एग्जांपल है वो सारा वीक एसिड्स का एग्जांपल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे कि कौन सा एसिड्स है दे रखा। तो आप क्या करो, कॉपी में सब नोट कर लो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड। एक चार्ट प्रिपेयर कर लो उसके हिसाब से, जिससे क्या होगा कि आपको रिविजन में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, तो मिनरल एसिड्स की बात कर लिए कि हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन एक हमारा इसका कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड। तो
एक हमारा एक्सेप्शन है कि जो हमारा मिनरल एसिड है, तो मिनरल एसिड में एक हमारा एक्सेप्शन है कि मिनरल एसिड होने के बावजूद ये एक वीक एसिड कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एक वीक एसिड कहलाता है। तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया जो एक वीक एसिड कहलाता है मिनरल एसिड होने के बावजूद। ठीक है, अब जो हमको डिस्कस करना है दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में सबको पता होगा, क्लास 9 में भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े होंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? तो कंसंट्रेटेड का मतलब ही हो गया कि अमाउंट जो ज्यादा होगा एसिड का, तुम लोग उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड एसिड इज वन in which contains minimum possible amount of water and it contains much more of water in it। यानी कि कह सकते हैं कि concentrated acid क्या होगा, is one which contains the minimum possible amount of water। यहाँ क्या होगा कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होगा, अमाउंट की संख्या यानी कि जो हमारे वाटर की संख्या है, यानी कि वाटर का जो अमाउंट है, संख्या नहीं कह सकते, वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होगा, कम होगा। एंड इट कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट, यानी कि हम कह सकते हैं कि मच मोर वाटर नहीं, यहाँ मच मोर एसिड प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। आप कह सकते हो कि कंसंट्रेटेड एसिड्स ऐसे एसिड्स होंगे जहाँ पे एसिड्स की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर की मात्रा क्या होगी, कम। द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होगा, जहाँ पे एसिड्स की मात्रा, डाइल्यूट एसिड क्या होगा, डाइल्यूट एसिड क्या होगा, डाइल्यूट एसिड उसको कहेंगे जहाँ पे वाटर क्या हो, ज्यादा हो, किससे, एसिड से। यानी कि अमाउंट जो होना चाहिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए एसिड से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एक डाइल्यूट एसिड होगा। तो अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो कंसंट्रेटेड में क्या है कि एसिड का अमाउंट किससे ज्यादा है, वाटर से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। अब इसी में एक टॉपिक आता है डिल्यूशन ऑफ एसिड। डिल्यूशन क्या होता है कि ये हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिड के कंसंट्रेशन को। कैसे एसिड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे आप, बाय एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन। इफ यू ऐड वाटर टू द सॉल्यूशन देन द अमाउंट ऑफ देन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स डिक्रीजेस। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर आप कंसंट्रेटेड से आप समझ सकते हो कि जैसे आप एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी मिला दी है। अब यहाँ कह सकते हो कि ज़्यादा मीठा हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो है वो ज़्यादा है, तो आपको उसको कम करना है तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ऐड करोगे, तो ना वो कंसंट्रेटेड यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, एसिड में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का इंक्रीज करेंगे तो वो डिल्यूटेड हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखना है, क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये देखना है कि आपको क्या करना है, ऐड यू हैव टू ऐड क्या करना है, वाटर, एसिड इन वाटर। यानी कि एसिड में क्या करना है, यानी कि वाटर इन एसिड, क्या करना है आपको कि वाटर अगर आपका हो, वाटर, तो वाटर में डालना है किसको, एसिड को। ठीक है, तो वाटर में अगर एसिड को डालते हो तो आपका सही होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस तरह का गलती करते हो, यहाँ जो आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ क्या किया जा रहा है कि इस फिगर में जो हमारा बीकर है जिसमें एसिड डाला गया है, और ये जो बीकर है जिसमें वाटर डाला गया है, तो इस वाटर को एसिड में डाला गया। अगर ये वाटर एसिड में डाला जाएगा तो इससे क्या होगा कि हाईली एक्सप्लोजन होगा, और जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो कभी भी वाटर को एसिड में हम लोग नहीं डालते हैं, तो ये करना क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिल्यूशन हमको नहीं करना है, ऐसा डिल्यूशन करोगे तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, खासकर कंसंट्रेटेड एसिड्स में। और जो हमारा मिनरल एसिड, अगर इसमें मिनरल एसिड डाला गया तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। तो ये काम हमको करना नहीं है, कभी वाटर को एसिड में डालना नहीं है, हमेशा वाटर में एसिड्स को डालना है। वाटर में क्या करना है, एसिड्स की मात्रा डालनी है। तो याद रखेगा, याद रखोगे सब कोई कि क्या करना है आपको, यू हैव टू ऐड वाटर इन एसिड। ये क्या सही है, नो ये गलत है, यू हैव टू ऐड acid in water, this is right।
not to add water in acid, you have to add acid in water. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ एसिड। यहाँ हमको फुल डिटेल में समझना है कि एक्चुअली में टाइप्स ऑफ एसिड है क्या। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स को हम लोग कह सकते हैं कि एसिड्स को अगर हम केमिकली डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे, तो केमिकली एसिड्स को डिफाइन करना चाहे तो बोलेंगे कि जो आयोनिक सोल्यूशन होता है हमारा, यानी कि जो ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करता हो एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जैसे ही उसको वाटर में हम ऐड करते हो तो वो आयोनाइज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एक H+ आयन को प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एक एसिड होगा। कब, जब उसको एक्वस में डालेंगे तभी। और एसिड अपने प्रॉपर्टीज को हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करता है। जब तक आप एसिड में वाटर नहीं डालोगे वो अपने प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब तक आपका जो लिटमस है वो वाटर में नहीं डाला हुआ है तब तक वो, यानी कि वो एक्वस में नहीं है, तब तक आपको वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, क्योंकि जब तक वाटर नहीं होगा तब तक एसिड अपने प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। एसिड अपने प्रॉपर्टीज को तभी शो करेगा जब वो क्या करेगा, वो वाटर में जाएगा। जब तक ये वाटर में नहीं जाएगा एसिड अपने प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो उसके आधार पे हमारा सबसे पहला है मोनोबेसिक, हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। मोनोबेसिक को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। तो क्या होता है कि दोज एसिड्स दैट आर एबल टू डोनेट वन प्रोटॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर। When acids are added in water, then it forms in ions. That is called ionization. तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करता हो, प्रोटोन प्रोड्यूस करता हो, प्रोटोन यानी कि प्लस आयन प्रोड्यूस करता हो, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एक मोनोबेसिक एसिड होगा। जैसे आप इस कंडीशन में HNO3 में देख रहे हो, HNO3 में देख रहे हो कि जो हमारा HNO3 है, HNO3, ठीक है, इसको जैसे ही हम एक्वस में डाल रहे हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। किसमें प्रोड्यूस कर रहा है, एक्वस में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हमारा A होगा और ये हमारा क्या होगा, Q होगा। एक्वस में प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ NO3- हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर आप एक्वस नहीं लगाते हो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे H3O+, H3O+ लिख सकते हो। ठीक है, H3O+ कहाँ से आया वो भी समझ लो, H3O+ कहाँ से आया। H3O+ समझने के लिए हमको क्या करना होगा, देखते हैं। अब जैसे HCl हो गया, तो HCl किस में टूटेगा बताओ, H+ Cl- में टूटेगा। अब ये क्या करेगा, H+ H2O के साथ कंबाइन करेगा। अगर ये H2O के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, अगर ये H2O के साथ कंबाइन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H, और ये H2 क्या बनाएगा, H3 बनाएगा। क्या बनाएगा, H3 बना लेगा, यहाँ पे H3 बनाएगा और ये O तो रहेगा और ये प्लस हमारा इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, H3O+ बना लेगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो HCl हमारा टूटा H+ और Cl- में, और ये H+ जो था या तो उसको एक्वस के साथ लिखो तो ये सही रहेगा, नहीं तो H3O+ लिखो। जब H3O+ लिखोगे तो उसको आपको एक्वस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये इसके साथ वाटर पहले से कंबाइन है। इसको हम लोग एक आयन कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ये जो H3O+ है इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, H3O+ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। फिर से एक बार लिख देते हैं, H3, इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। ठीक है, H3O+ क्या कहलाएगा, हमारा हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि HCl मोनोबेसिक क्यों कहलाया, मोनोप्रोटिक क्यों कहलाया, क्योंकि ये एक H+ आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। अब हमको देखना है कि
डिफरेंट एग्जांपल्स में जो यहाँ पे मैंने डाल रखा है पिक्चर में, यहाँ पे आप समझ पाओगे कि ये है क्या, ये व्हाट इज दिस। तो ये जो हमारा HCl आप देख रहे हो कि Ha है, तो Ha हाइड्रोजन है ये हमारा, और A हमारा क्या है, कोई एलिमेंट है। जैसे ही इसको वाटर में डाल रहे हैं, वाटर में डालने पर ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, किस में टूट रहा है, हाइड्रोनियम आयन में H3O+ में। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक आयन प्रोड्यूस हो रहा है जो A हमारा था, ये अगर H+ में टूटेगा तो A- में टूटेगा, और ये A- हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, और H हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, और एक प्रोटीनियम आयन यानी कि एक प्रोटिक जो हमारा है प्रोटीनियम आयन वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि ये एक H+ आयन को रिलीज कर रहा है, एक H+ आयन को रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। तो आप देख पा रहे हो HCl में, HCl भी एक HCl भी जो हमारा एक H+ आयन का प्रोड्यूस कर रहा है, HNO3 में भी एक H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, HCOH में भी एक H+ आयन का प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है CH3COH। CH3COH में देखो CH3COOH में कि CH3COH क्या हो रहा है, CH3COO माइनस में टूटेगा, और ये हमारा एक H+ प्रोड्यूस करेगा। तो एक हाइड्रोनियम यानी कि एक हमारा H+ आयन प्रोड्यूस होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एक मोनोबेसिक एसिड बोल सकते हैं। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हो गया, कि जो एक H+ आयन को प्रोड्यूस करता हो उसको क्या बोलोगे, मोनोबेसिक एसिड बोलोगे। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड में देखो, डाइबेसिक का एक एग्जांपल देखो, डाइबेसिक एसिड्स किसको कहेंगे, जो दो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा हो आयोनाइज के दौरान, यानी कि दो H+ आयन का प्रोडक्शन कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड्स बोलेंगे। यानी कि दो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको डाइबेसिक बोलेंगे, तीन प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्राइबेसिक बोलेंगे। तो ये यहाँ क्या होगा कि दो बार आयोनाइजेशन होगा, एक बार आयोनाइजेशन होगा जिसमें क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हो कि एक बार ये H2A से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे H हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा A हमारा कोई एलिमेंट है। तो अगर ये एक हमारा जो H है, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है H2A, ये एक बार H2O के साथ आयोनाइज हुआ तो H3O+ का फॉर्मेशन किया, यहाँ से H2A में से एक H हटा, और H2O हमारा क्या किया, H के साथ कंबाइन किया तो H2O+ H3O+ का फॉर्मेशन कर लिया, और ये जो हमारा एक H और A था ये हमारा सेपरेट हो गया। यानी कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पे H2SO4 के कंडीशन में, तो H2SO4 के कंडीशन में अगर हम स्टेप वाइज देखें तो H2SO4 का एक एग्जांपल हम देखें तो ये पहले टूटेगा H+ यानी कि H3O+ में टूट पाएगा, ये H3O+ प्लस देगा HSO4-, ये फर्स्ट होगा हमारा, क्या होगा, फर्स्ट होगा, एक H गया, एक HSO4- का फॉर्मेशन कर लिया। सेकंड जो हमारा होगा ये HSO4 फिर टूटेगा, सेकंड केस में क्या होगा कि ये जो आप HSO4 देख रहे हो ये HSO4- ये फिर से टूटेगा और बनाएगा फिर से यहाँ पे H+ का फॉर्मेशन कर पाएगा, यानी कि H3O+ का फॉर्मेशन कर पाएगा, H3O+, यहाँ पे आपको देगा SO4-। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो ये रिएक्शन था डायरेक्ट ये रिएक्शन था, यहाँ देखो H2SO4 था, H2SO4 ये क्या हो गया, दो आयन प्रोड्यूस किया, दो H+ आयन प्रोड्यूस किया, और SO4 के साथ ये 2H+ आयन प्रोड्यूस किया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड्स बोलेंगे, क्योंकि ये दो H+ आयन का प्रोडक्शन करा है, आयोनाइज किया है, दो H+ आयन को प्रोड्यूस किया है, जब वो वाटर में इसको ऐड करा गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइबेसिक एसिड्स। सबको समझ में आ रहा है डाइबेसिक एसिड्स किसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि एक Ha- जो है वो H2 के साथ H3O+ फॉर्मेशन कर लिया, और A2- का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया। तो नोट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में सारे एग्जांपल्स को, टाइप्स ऑफ एसिड्स आप एक एक एग्जांपल करके यहाँ से नोट कर सकते हो, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आएगा ये। नेक्स्ट लास्ट, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है ट्राइबेसिक एसिड्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स पूरा खत्म करेंगे। ट्राइबेसिक एसिड्स होता क्या है,
ट्राइबेसिक एसिड्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वो 3 हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन का प्रोडक्शन करता हो, आयोनाइजेशन में 3 H+ आयन प्रोड्यूस करता हो, उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइबेसिक एसिड्स। क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक एसिड्स। तो ट्राइबेसिक एसिड्स के लिए 3 बार एक H+ आयन एक बार रिलीज होगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार रिलीज होगा। तो यहाँ डेफिनेशन समझ लो कि ट्राइबेसिक एसिड्स होता क्या है कि ट्राइबेसिक एसिड्स हम किसको कहते हैं? ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे the acids that are able to donate 3 proton during the process of ionization। और एग्जांपल होगा फॉस्फोरिक एसिड, जो और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? H3A से डिनोट करेंगे। कितने हाइड्रोजन इसमें होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे और ये तीनों हाइड्रोजन आयोनाइज करके A3- का फॉर्मेशन करेगा और 3H+ का फॉर्मेशन करेगा लास्टली। और आप देख पाओगे कि हमारा ट्राइबेसिक एसिड्स है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ट्राइबेसिक एसिड्स, इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि ट्राइबेसिक एसिड्स है क्या। H3PO4 का एग्जांपल लेते हैं। तो H3PO4 में देखो कि H3PO4, तो ये पहले क्या होगा कि एक H3O+ का फॉर्मेशन कर लिया, अब उसके साथ H2PO4 का फॉर्मेशन किया, कितना माइनस? एक माइनस। तो इसके साथ ये जो फॉर्मेशन कर लिया है वो हमारा क्या है? वो हमारा H2PO4 है एक माइनस के साथ। और फिर ये H2PO4 माइनस कंबाइन करेगा, यानी कि फिर ये टूटेगा एक्वस में, तो फिर ये H3O+ का फॉर्मेशन करेगा, उसके साथ साथ HPO4 2- का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2 बार में ये रिएक्शन हो गया। थर्ड में क्या करेगा कि ये जो आपका जो कंपाउंड था HPO4 2- ये फिर H3O+ तो देगा और साथ साथ ये PO4 3- में, यानी कि 3 आयन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और ये ओवरऑल हमारा जो रिएक्शन बन करके आता है वो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि H3PO4 3H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और PO4 3- का प्रोडक्शन यहाँ पे करेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक एसिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक एसिड्स। सबको समझ में आ रहा है ट्राइबेसिक एसिड्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग मोनोबेसिक देख लिए, डाइबेसिक देख लिए और ट्राइबेसिक भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से भी ट्राइबेसिक एसिड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर से हमारा ट्राइबेसिक एसिड्स है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं H3PO4 में। तो H3PO4 का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, H3PO4 का एग्जांपल अगर आप लोगे तो H3PO4 में देख पा रहे हो कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस वो हमारा 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, एक OH के साथ कंबाइन किया, फिर एक OH के साथ कंबाइन किया और यहाँ OH के साथ फिर कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है और O और H के बीच, तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये एक्चुअली में हमारा क्या होगा? आयन में कन्वर्ट होगा। ये हमारा आयन में कन्वर्ट होगा और ये हमारा आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आयनिक कंपाउंड है यहाँ पे, और फॉस्फोरस और मेटल दोनों खुद ही नॉन मेटल हैं, तो कैसे आयन में कन्वर्ट होंगे? यहाँ पे H और OH हमारा आयनिक कंपाउंड में टूटेगा, जहाँ पे ये H+ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, H+ ये क्या करेगा? एक H+ को प्रोड्यूस करेगा, एक H+ का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और ये भी एक H+ का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से भी एक H+ का फॉर्मेशन होगा और टोटल कितना हो जाएगा? 3H+ का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? एक ट्राइबेसिक एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो आप स्ट्रक्चर से आप समझने की कोशिश करो कि ट्राइबेसिक एसिड डाइबेसिक एसिड को स्ट्रक्चर से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ देखो कि इस फिगर में आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंपाउंड है हमारा, इस कंपाउंड में इसको जूम करते हैं,
ये जो कंपाउंड है हमारा, तो ये हमारा फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फास्फोरस और ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस और ये हाइड्रोजन के बीच जो हमारा एलिमेंट है, क्या वो कंबाइन करेगा, यानी कि टूटेगा? अगर टूटेगा तो आयन में कन्वर्ट होगा नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये H और H प्लस और O माइनस पे टूट सकता है, यहाँ पे ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकता है। कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा? 2H प्लस आयन क्या करेगा यहाँ पे? प्रोड्यूस करेगा। तो 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल किसका है? डाइबेसिक एसिड का हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग मोनोबेसिक एग्जाम्पल का बात करते हैं कि मोनोबेसिक एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारा। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि मोनोबेसिक एग्जाम्पल के लिए कि ये जो कंपाउंड है, बताओ कि ये कंपाउंड ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच डबल बॉन्ड है, ये आयन में कन्वर्ट होगा नहीं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा नहीं। क्या ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? क्या ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? नहीं। क्या ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो आप देखो कि ये जो कंपाउंड है OH, इसमें से एक H प्लस हमारा क्या होगा? रिलीज होगा। कितना H प्लस रिलीज होगा? एक H प्लस रिलीज होगा, और ये H प्लस रिलीज नहीं करेगा, और ये भी H प्लस का रिलीज नहीं करेगा, ये भी H प्लस रिलीज नहीं करेगा, और ये भी H प्लस रिलीज नहीं करेगा, लेकिन ये H प्लस रिलीज करेगा। कितना H प्लस रिलीज किया? एक H प्लस रिलीज किया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट पाएगा, और एक जैसे ही इसको वाटर में डालोगे तो एक H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक। तो तुम दो तरह से समझ सकते हो, या तो फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूला में भी क्या होगा कि आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू राइट स्ट्रक्चर फर्स्ट। अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हो तो आपको आसानी होगा समझने में। एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे फिगर में मोनोबेसिक का। HPO3 है, यहाँ पे HPO3 में ये जो कंपाउंड है ऑक्सीजन फास्फोरस, ये कभी फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन ये जो कंपाउंड है यहाँ से एक H प्लस आयन का फॉर्मेशन हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक एसिड्स बोलेंगे। तो सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो एसिड्स के टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, इंडिकेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिकेटर्स और टाइप्स ऑफ एसिड्स सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसमें हम लोग फुल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो सबको समझ में आया हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके उसको पढ़ेंगे। जो प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्मार्ट क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड करना है। ठीक है, मेंबर्स को इंक्रीज करना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां आपको शेयर करना हो, आपको क्या करना है? सिर्फ देखना नहीं है, यू हैव टू शेयर। शेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे स्टूडेंट है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज